हेलो एवरीवन, अ ब्यूटीफुल गुड मॉर्निंग टू ऑल। आई एम पूजा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 13th ऑफ फेब के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। ठीक है, आज हमें देखना है सबसे पहले तो नीति आयोग का एक इंडेक्स देखना है, नीति आयोग की एक एजुकेशन पे रिपोर्ट और अपने तरीके की पहली रिपोर्ट पब्लिश हुई है, हम उसको देखेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के बारे में, जिसको ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पब्लिश करता है। इसके अलावा कई सारी और भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हम यहाँ पर देखने वाले हैं और वीडियो के एंड में काफी सारे एमसीक्यूज होंगे जिनके आंसर्स आपको करने हैं और क्वेश्चन ऑफ द डे है जिसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। क्लियर है? इसके अलावा एक और छोटी सी अनाउंसमेंट है। आज डे एंड तक या फिर कल मॉर्निंग तक आपको आपकी जनवरी मंथ की जो मैगजीन है वो मिल जाएगी। बस थोड़ा सा एडिट करना, एडिशन करना बाकी है। बाकी ऑलमोस्ट आपकी मंथली जनवरी मंथ की मैगजीन रेडी हो चुकी है। ठीक है, इस बार थोड़ा डिले हो गया है, अदरवाइज हमारा फर्स्ट वीक में मैगजीन आ जाती है और इस बार थोड़ा सा मेरे हेल्थ के चलते डिले हो गया है, लेकिन आज आपको डे एंड तक या फिर कल मॉर्निंग में तो 100% मिल ही जाएगी। ठीक है, आइए स्टार्ट करेंगे। लेकिन सबसे पहले 13 फरवरी को हम कौन कौन से इंपॉर्टेंट डे सेलिब्रेट करते हैं उनको देख लेते हैं। तो 13 फरवरी को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं वर्ल्ड रेडियो डे। इस दिन की शुरुआत यूनेस्को ने की थी। यूनेस्को ने इस दिन की शुरुआत की थी 2012 से। सिंस 2012 हम वर्ल्ड रेडियो डे सेलिब्रेट करते हैं। अब इसकी थीम क्या है? रेडियो एंड क्लाइमेट चेंज आपको थीम देखने को मिल जाएगी। ठीक है, और आज ही के दिन बर्थ एनिवर्सरी भी है सरोजनी नायडू की। आज हम इनकी 146 नंबर की बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं। सरोजनी नायडू का जन्म हैदराबाद में 13 फरवरी को हुआ था 1879 में। महात्मा गांधी जी ने इन्हें अपने पोयम कलेक्शन के कारण, इनकी वॉइस के कारण इन्हें भारत कोकिला का टाइटल दिया था। तो भारत कोकिला किसे कहा जाता है? सरोजनी नायडू को कहा जाता है और ये टाइटल इन्हें महात्मा गांधी ने दिया था। इन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है और इनका एक पोयम कलेक्शन है जो कि 1905 में पब्लिश हुआ था, जिसका नाम है गोल्डन थ्रेशोल्ड। तो अगर आपसे पूछा जाए कि गोल्डन थ्रेशोल्ड किसका पोयम कलेक्शन है, आंसर हो जाएगा सरोजनी नायडू। और इस कलेक्शन के पब्लिश होने के बाद इन्हें बुलबुल ए हिंद का टाइटल दिया गया था। इतना ही नहीं, इनका रिलेशन हमारे इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल से रहा है। इन्होंने सॉल्ट मार्च या हमारी जो दांडी मार्च है, नमक कानून है, उसमें भी प्रोटेस्ट किया था, उस यात्रा में भी शामिल हुई थी। 1925 में ये प्रेसिडेंट बनी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की और 1947 में जब हमारा देश आजाद हो गया था तो उस समय गवर्नर रही हैं यूनाइटेड प्रोविंस की और ये पहली वीमेन है जो कि गवर्नर रही हैं। इस बात को भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो सरोजनी नायडू की आज हम 146 नंबर की बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं। क्लियर? तो आज ये दो इंपॉर्टेंट डेज थे। नाउ बात करते हैं करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के बारे में। बेसिकली ये इंडेक्स बताता है कि किसी भी कंट्री में उसके पब्लिक सेक्टर लेवल पे, उसकी मिनिस्ट्री लेवल पे, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में लेवल ऑफ करप्शन क्या है, भ्रष्टाचार क्या है, ये आपको इस रिपोर्ट में पता चलता है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में 180 कंट्रीज का डेटा कलेक्ट किया गया है और इस डेटा को कंपाइल किया गया है। हम बात करते हैं इंडिया की रैंकिंग। तो आउट ऑफ 180 कंट्री इंडिया 96 पोजीशन पे है। तो अगर आपसे पूछा जाए करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में इंडिया की क्या रैंकिंग है, तो इंडिया 96 स्पॉट पे है आउट ऑफ 180 कंट्री। और 7th कॉन्जिक्यूटिव ईयर, 7वीं बार लगातार आपको डेनमार्क टॉप पे मिल जाएगा। डेनमार्क के बाद फिनलैंड और सिंगापुर आपको देखने को मिलेंगे। तो डेनमार्क, फिनलैंड और सिंगापुर, ये टॉप 3 कंट्री आपको देखने को मिलेंगी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में। ठीक है, अब इंडिया की बात हो रही थी, तो इंडिया अगर आपको देखने को मिल गया तो इंडिया आपको 96 पोजीशन पे मिल जाएगा आउट ऑफ 180 कंट्रीज। इस बात को याद रखना है। अब इस रिपोर्ट को 1995 से पब्लिश किया जा रहा है और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इस रिपोर्ट को पब्लिश करती है। ना बात करते हैं साउथ सुडान। तो साउथ सुडान का स्कोर केवल 8 है और ये बॉटम पर आपको मोस्ट करप्ट कंट्री देखने को मिलेगी। तो सबसे ज्यादा करप्ट कंट्री, मोस्ट आपकी करप्ट कंट्री कौन सी है? साउथ सुडान है। साउथ सुडान के बाद आपको सोमालिया देखने को यहाँ पर मिल जाएगी। बेसिकली यहाँ पे क्या किया जाता है, 0 से लेकर 100 तक का एक स्केल होता है जिसमें स्कोरिंग की जाती है। अगर 100 स्कोर है मतलब आप लीस्ट करप्ट है, और अगर आपका स्कोर यहाँ पे 0 है, 0 के पास है, तो आप यहाँ पे हाईली करप्टेड है। तो सूडान का जो स्कोर है वो कितना है? 8 है, इसलिए हमने बोला ये हाईली करप्टेड आपको कंट्री देखने को मिल जाएगी। इतनी चीजें क्लियर है। इंडिया का स्कोर क्या है? तो इंडिया का स्कोर 38 है आउट ऑफ 100। ठीक है, इंडिया की रैंकिंग 96 है लेकिन इंडिया का जो स्कोर है वो 38 है आउट ऑफ 100 इन द करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इंडेक्स की सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स कब से पब्लिश होता है? 1995 से। कौन रिलीज करता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इसको रिलीज करने का काम करता है।
इसमें भारत की रैंकिंग क्या है? 96 है। भारत का स्कोर क्या है? 38 है। टॉप पर कौन है? डेनमार्क है। बॉटम पे कौन है? साउथ सुडान है। ये कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं नीति आयोग की रिपोर्ट ऑन हायर एजुकेशन। इस रिपोर्ट का टाइटल क्या है? एक्सपांडिंग क्वालिटी हायर एजुकेशन थ्रू स्टेट एंड स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी। ये अपने तरीके का पहला डॉक्यूमेंट है जो नीति आयोग ने फोकस किया है स्टेट एजुकेशन पे और स्टेट यूनिवर्सिटीज पे, और इस डॉक्यूमेंट को पब्लिश किया है। इस डॉक्यूमेंट में बेसिकली ये बातें बताई गई हैं कि कौन सा राज्य है वो कितना कंट्रीब्यूट करता है हायर स्टडी के लिए, अपने जीडीपी का कितना फंड देता है, अपने जीडीपी का कितना परसेंटेज यहाँ पर देता है हायर एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए। तो उस बेसिस पे नीति आयोग का ये हायर एजुकेशन रिपोर्ट पब्लिश किया है। हम यहाँ पे कुछ की फाइंडिंग्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला, सबसे ज्यादा वो कौन सा राज्य है जो अपनी जीडीपी का कंट्रीब्यूट करता है हायर स्टडीज में? तो स्टेट अलोकेटिंग द मोस्ट टू हायर एजुकेशन इन द परसेंटेज ऑफ द जीडीपी। तो जम्मू एंड कश्मीर अपने जीडीपी का 8.11% कंट्रीब्यूट करता है इन द हायर एजुकेशन। जम्मू एंड कश्मीर के बाद मणिपुर, फिर मेघालय और आपको त्रिपुरा देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो मोस्ट टू हायर एजुकेशन सबसे ज्यादा जीडीपी में कंट्रीब्यूशन किसका है? सॉरी, जीडीपी के परसेंटेज वाइज कंट्रीब्यूशन कौन करता है, अपने बजट को सबसे ज्यादा कौन देकर आता है? जम्मू एंड कश्मीर है, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा है। स्टेट विद द लोवेस्ट हायर एजुकेशन एक्सपेंडिचर, वो कौन सा राज्य जो सबसे कम खर्चा कर रहा है अपने जीडीपी के परसेंटेज में अपने हायर एजुकेशन में? तो तेलंगाना केवल 0.18% ही अपनी जीडीपी का कंट्रीब्यूट करता है हायर एजुकेशन में एक्सपेंडिचर करता है। फिर तेलंगाना के बाद गुजरात और राजस्थान मिल जाएगा। तो आपको तीन बातें याद रखनी है। सबसे पहली बात, सबसे ज्यादा हायर एजुकेशन में खर्चा करने वाला राज्य या फिर यूनियन टेरिटरी कौन है? जम्मू एंड कश्मीर, मणिपुर और मेघालय है इन द टर्म्स ऑफ देयर जीडीपी। अगर बात करें वो कौन सा राज्य जो सबसे कम खर्चा करते हैं अपनी एजुकेशन पे, तो तेलंगाना, गुजरात और राजस्थान आपको देखने को मिल जाएंगे। ना बात करते हैं बजट के बारे में। ये तो जीडीपी के परसेंटेज में बात हुई, लेकिन अब अमाउंट के रिस्पेक्ट में बात करते हैं। ठीक है, तो अमाउंट के रिस्पेक्ट में सबसे ज्यादा बजट कौन देता है एजुकेशन में? तो महाराष्ट्र है, 11,421 करोड़ रुपए बजट अलॉट करता है ये अपने एजुकेशन के लिए। महाराष्ट्र के बाद बिहार और फिर तमिलनाडु आपको देखने को मिल जाएगा इन द टर्म्स ऑफ अमाउंट। ना बात करते हैं लोवेस्ट हायर एजुकेशन बजट किसका है? सिक्किम का है, केवल 142 करोड़। सिक्किम के बाद अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड आपको देखने को मिल जाएगा। नाउ बात करते हैं ग्रोथ इन पर यूथ स्पेंडिंग ऑन हायर एजुकेशन, मतलब हर एक यूथ पर पूरी गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट कितना पैसा खर्च करती है। ग्रोथ इन पर यूथ स्पेंडिंग ऑन हायर एजुकेशन इंक्रीज हुआ है। 2005-6 में 2174 रुपीज, 2174 रुपए पर यूथ खर्चा किया जाता था हायर स्टडी के लिए। नाउ ये डेटा 2019-20 में 4921 हो चुका है। ये बात इसमें कही है। और अपने यूथ पे सबसे ज्यादा स्पेंड करने का काम केरला, फिर तमिलनाडु और फिर महाराष्ट्र कर रहे हैं। ना बात करते हैं वो कौन से राज्य जो कि पीछे हैं, लैग कर रहे हैं हायर एजुकेशन इन्वेस्टमेंट में, तो राजस्थान, पंजाब और छत्तीसगढ़ है। ना बात करते हैं यूनिवर्सिटी डेंसिटी, मतलब एरिया के अकॉर्डिंगली सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटी किस राज्य में है? तो यूनिवर्सिटी डेंसिटी के अकॉर्डिंगली अगर हम बात करें नेशनल एवरेज कितना है, तो नेशनल एवरेज यूनिवर्सिटी डेंसिटी का कितना है? 0.8 है। ठीक है, अब बात करते हैं सिक्किम के बारे में। तो सिक्किम जो है वो हाईएस्ट यूनिवर्सिटी डेंसिटी रखता है 10.3, फॉलोड बाय द अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख एंड हिमाचल प्रदेश। और बिहार जो है वो लोवेस्ट है 0.2, जो कि एवरेज से भी कम है। अब आपने इसको कैसे डिफाइन करा? यूनिवर्सिटी डेंसिटी का ये मतलब है कि 1 लाख पॉपुलेशन पे कितनी यूनिवर्सिटी आपको देखने को मिल रही है। तो एक नेशनल एवरेज 0.8 है। सबसे ज्यादा सिक्किम में आपको यूनिवर्सिटी डेंसिटी देखने को मिलती है विच इज 10.3, फॉलोड बाय अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, हिमाचल, और बिहार में सबसे कम है 0.2। आप अपने अपने राज्यों का थोड़ा सा याद रखेंगे आपके स्टेट एग्जाम के लिए। स्टेट एग्जाम में नीति आयोग की रिपोर्ट 100% पूछी जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश का कितना है? 0.8 है। आप अपने अपने राज्यों का याद रखिएगा इस मैप से। आप इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, या तो टेलीग्राम पे अवेलेबल है, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन पे विजिट कर सकते हैं और वहां से भी फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम से और एप्लीकेशन से फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और नोट्स बना सकते हैं। क्लियर है? अब यहाँ पे एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन फर्दर हम देखेंगे जेंडर पैरिटी के बारे में कि यहाँ पर मेल और फीमेल का रेशियो क्या है हायर एजुकेशन में। तो केरला, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश जो है वो हायर फीमेल एनरोलमेंट है। मतलब सबसे ज्यादा जो एनरोलमेंट हायर स्टडीज में फीमेल्स का हुआ है वो कहाँ पर हुआ है? केरला, छत्तीसगढ़ और हिमाचल में हुआ है। वहीं अगर हम बात करते हैं तो चंडीगढ़, मिजोरम और अंडमान बैलेंस्ड कंडीशन पे, मतलब मेल और फीमेल दोनों का एनरोलमेंट इक्वल आपको देखने को मिल जाएगा।
अब यहाँ पे मैंने एक नोट लिखा है अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमी सर्वे। इकोनॉमी सर्वे हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। इकोनॉमी सर्वे 2024-25 के अकॉर्डिंगली हमारा जो एजुकेशन में एक्सपेंडिचर है, एजुकेशन सेक्टर में जो हमारा खर्चा है वो 12% इंक्रीज हो रहा है एनुअली। और FY25 में हम एजुकेशन सेक्टर में 9.2 लाख करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं एज पर द इकोनॉमी सर्वे। ठीक है, इसमें बताया गया है कि हमारे देश में जो प्राइमरी लेवल पे ड्रॉप आउट रेट है वो 1.9% डिक्रीज हुआ है। सेकेंडरी लेवल पे 14.1% हमारा ड्रॉप आउट रेशियो डिक्रीज हुआ है। और जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है वो 28.4% हमें देखने को मिल जाएगा। हमारा टारगेट है कि हायर एजुकेशन में जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है वो 50% हो जाए बाय द 2035। ये हमारा टारगेट है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो का 50%। कब तक? 2035 तक। ये एज पर द इकोनॉमी सर्वे आपको देखने को मिल जाएगा। इतनी चीजें क्लियर है? चलिए फर्दर डिस्कशन हम करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं बताना चाहती हूँ एक करंट अफेयर्स की मैगजीन है जनवरी मंथ की, जिसमें 250 एमसीक्यूज हैं और पूरे मंथ के वन लाइनर्स हैं। तो रिवीजन करने के लिए बहुत अच्छी ये मैगजीन है, जो कि अवेलेबल है पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन पे। आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंटेबल फॉर्मेट में है, प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। और इसके अलावा लास्ट 6 मंथ की मैगजीन भी यहाँ पर अवेलेबल है। और आज डे एंड तक या फिर कल मॉर्निंग तक आपको जनवरी मंथ की डिटेल मैगजीन भी मिल जाएगी। ठीक है जी। इसके अलावा बच्चों को बहुत सारे डाउट है, तो हिस्ट्री कोर्स जो है वो भूमिका मैम ने डिजाइन किया है, जिसमें आपको एंशियंट, मीडिएवल और मॉडर्न हिस्ट्री डिटेल में मिल जाएगी, जिसमें आपको पिछले 5 साल के पीवाईक्यूज भी मिल जाएंगे, नोट्स भी मिल जाएंगे। तो हिस्ट्री के कोर्स में आप एनरोलमेंट कर सकते हैं पूजा जैन क्लासेस के एप्लीकेशन पे विजिट करके बाय द भूमिका मैम, वो आपको कोर्स मिल जाएगा। अब जो साइंस का कोर्स है वो हम 2 दिन बाद साइंस के कोर्स को वापस से रिज्यूम करने वाले हैं। अभी बीच में थोड़ा सा ब्रेक हो गया था, आप सभी को पता ही है रीजन क्या है। तो साइंस का कोर्स अवेलेबल है अगेन पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन पे, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी मैं आपको पढ़ा रही हूँ इन डिटेल। ठीक है जी। आपको यहाँ पे कई सारे डेमो वीडियो मिलेंगे, तो अगर आपको डेमो वीडियो देखना है तो आप क्या करेंगे, पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे। वहां पे जो पेड कोर्सेज है उसमें जाएंगे। पेड कोर्सेज में आपको मिल जाएगा बायो का कोर्स। बायो के कोर्स में आपको मिलेंगे रिकॉर्डेड वीडियोस, जिसमें आपको 4 डेमो वीडियोस मिल जाएंगे। आप इन वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपको पसंद आता है तो आप इस कोर्स में एनरोलमेंट कर सकते हो। क्लियर इतनी चीजें? चलिए नाउ बात करते हैं हम नेशनल गेम्स के बारे में। हम सभी को पता है अभी नेशनल गेम्स कहाँ पर चल रहे हैं, उत्तराखंड में चल रहे हैं। और अभी उत्तराखंड में 38 नंबर के नेशनल गेम्स चल रहे हैं। और 14 को मतलब कल के दिन ये कंक्लूड हो जाएंगे, फिर हम मेडल टैली को डिस्कशन करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं 39 नंबर के नेशनल गेम्स के बारे में। तो 39 नंबर के नेशनल गेम्स को होस्ट कौन करेगा? मेघालय। तो मेघालय को राइट्स मिले हैं कि 2027 के 39 नंबर के नेशनल गेम्स को होस्ट करेगा। ये अनाउंसमेंट किसने की है? इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने अनाउंसमेंट की है। और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की जो प्रेसिडेंट है उनका नाम पीटी उषा आपको मिल जाएगा। और जब 14 फरवरी को क्लोजिंग सेरेमनी होगी तो जो फ्लैग है वो उत्तराखंड किसको दे देगा? मेघालय को दे देगा। तो 2027 में जो नेशनल गेम्स होंगे वो मेघालय होस्ट करेगा। यहाँ पर एक छोटी सी लिस्ट है, आप इसको पढ़ेंगे, याद करना है कि 36 नंबर का जो एडिशन हुआ था नेशनल गेम्स का 2022 में गुजरात में हुआ था। 37th एडिशन गोवा में हुआ था। 38th एडिशन 2024 का उत्तराखंड में। और 39th एडिशन 2027 में मेघालय में आपको देखने को मिल जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं पंकज आडवाणी के बारे में, जो कि एक बिलियार्ड और स्नूकर प्लेयर आपको देखने को मिल जाएंगे। रिसेंटली इन्होंने 36 नेशनल टाइटल या स्नूकर चैंपियनशिप को जीत लिया है। और 10th मेंस स्नूकर क्राउन इन्होंने जीता है यशवंत क्लब में। और इन्होंने ब्रजेश दमानी को डिफीट किया है। ठीक है, तो 36 नंबर का स्नूकर चैंपियनशिप किसने जीता है? आंसर हो जाएगा पंकज आडवाणी ने जीता। और इनका नाम कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इंडिया का पहला इंडिजीनियसली ऑटोमेटेड बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट। ठीक है, इंडिया का ये पहला है, पहली चीज। और ऑटोमेटिक जो आपका हॉस्पिटल वगैरह से बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट होता है उसका ये ट्रीटमेंट प्लांट है। तो भारत का पहला इंडिजीनियसली डेवलप्ड ऑटोमेटेड बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट हमने इनॉग्रेट किया है। हमने मतलब डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने इनॉग्रेट किया है एम्स न्यू दिल्ली में। और इस प्लांट का नाम क्या है? शजनम। क्या नाम है इसका? शजनम। और इसको डेवलप करने का नाम काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इसको मैन्युफैक्चर या डेवलप करने का काम किया है। इसकी इनिशियल कैपेसिटी 400 kg पर डे वेस्ट को प्रोसेस करने की है। एंड कैन प्रोसेस 10 kg ऑफ डिग्रेडेबल मेडिकल वेस्ट डेली। ठीक है, इससे 743 टन्स ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट को हम डेली यहाँ पर जनरेट कर पाएंगे और जो हेल्थ रिस्क है उसको प्रिवेंट कर पाएंगे। ना बात करेंगे CSIR के डायरेक्टर जनरल कौन है? डॉक्टर एन कलाई सेल्वी आपको देखने को मिल जाएंगे। क्लियर है? चलिए अब एक गवर्नमेंट स्कीम है जो न्यूज में है।
पुरानी स्कीम है, नई स्कीम नहीं है, बट अभी न्यूज में है। हम बात करने वाले हैं पीएम विकास स्कीम के बारे में। यहाँ तक का सारा मामला क्लियर हो गया है आपको? अगर सारी चीजें क्लियर हो रही हैं, वीडियो अगर अच्छा लग रहा है, तो एक बार अपने दोस्तों के साथ, जितने भी दोस्त हैं किसी भी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके साथ लिंक को शेयर कर सकते हैं। और पहली बार चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे अपकमिंग क्लासेस की नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। वीडियो के एंड में क्वेश्चन ऑफ द डे है, इसका आंसर सभी लोगों को कमेंट सेक्शन में जरूर से देना है। ओके, चलिए हम बात कर रहे हैं पीएम विकास के बारे में। तो इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। विकास का मतलब है प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन। ठीक है, प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन, ये आपकी पीएम विकास योजना है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स मतलब अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के अंदर आपको देखने को मिलेगी, और एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। इसका पर्पस है जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है उनमें स्किल डेवलपमेंट करना, उनको लीडिंग ट्रेनिंग एंड एंटरप्रेन्योरशिप मतलब एंटरप्रेन्योरशिप के डायरेक्शन में उनको लेकर जाना। ये आपकी पीएम विकास योजना है और मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के अंदर काम करती है। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि हम यहाँ पे चार एडिशनल कंपोनेंट मतलब स्कीम को हम चार कंपोनेंट्स में डिवाइड करेंगे, जिससे लगभग 9 लाख कैंडिडेट्स को फायदा होगा ड्यूरिंग द 15th फाइनेंस कमीशन 25-26। ऑलरेडी जो 5 एग्जिस्टिंग स्कीम्स हैं जो इसके अंदर इंटीग्रेटेड है, वो कौन कौन सी हैं? सीखो और कमाओ, फिर अपग्रेडिंग द स्किल एंड ट्रेनिंग इन ट्रेडिशनल आर्ट क्राफ्ट फॉर डेवलपमेंट, हमारी धरोहर, नई रोशनी एंड नई मंजिल। ये 5 ऑलरेडी स्कीम्स है जो कंसोलिडेटेड है, जो इंटीग्रेटेड है अंडर द पीएम विकास स्कीम। ठीक है, चलिए अब इसके बारे में बात करते हैं। ये है एली, इसका नाम क्या है? एली है। और ये एशिया की पहली लाइफ साइज मतलब जितना बड़ा हाथी होता है उतना बड़ा आपको ये देखने को मिलेगा। तो एशिया का पहला लाइफ साइज एनिमो एनिमेट्रॉनिक एलिफेंट आपको देखने को मिलेगा। एनिमेट्रॉनिक एलिफेंट है, इसका नाम एली है, और दिया मिर्जा ने इसको अनवील करने का काम किया है। कहाँ पर? सेंट जोसेफ स्कूल में। ठीक है, यहाँ पे जो वॉइस है वो किस एक्ट्रेस की है? दिया मिर्जा की है। और इसको पेटा इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया, जिससे बच्चों के बीच में एनिमल वाइल्ड लाइफ एनिमल के कंजर्वेशन के बारे में जानकारी पहुंचाई जा सके। ठीक है, एली के बारे में याद रखना है। अब यहाँ पे हम 3-4 बातें करने वाले हैं डिफरेंट डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेस के बारे में, समिट के बारे में, जिसमें इंडिया पार्टिसिपेट कर रहा है या इंडिया उसको होस्ट कर रहा है। ठीक है, तो इंडिया होस्ट द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन गवर्नेंस फॉर द फर्स्ट टाइम। तो पहली बार इंडिया होस्ट कर रहा है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन गवर्नेंस। ठीक है, इस एनुअल कॉन्फ्रेंस को पहली बार इंडिया होस्ट कर रहा है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस के द्वारा। इसमें 55 कंट्रीज के जो भी इन्वेस्टर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, जिनका रिलेशन गवर्नेंस से है, पॉलिसी मेकिंग से है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से, वो यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे। अब यहाँ पे जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन गवर्नेंस है, जो कि इंडिया पहली बार इसे होस्ट कर रहा है, इसकी थीम क्या है? नेक्स्ट जनरेशन एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, एम्पावरिंग सिटीजन एंड रीचिंग द लास्ट माइल, आपको थीम यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। अब कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जिसे ऑर्गेनाइज कर रहा है या होस्ट कर रहा है? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस। इसका फॉर्मेशन 1930 में हुआ था। यहाँ पे सब अलग अलग मिनिस्ट्री, गवर्नमेंट, स्कूल्स, नेशनल एसोसिएशन और एकेडमिक रिसर्च सेंटर का एसोसिएशन आपको देखने को मिल जाएगा। ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर आपको मिल जाएगा। एंड रेड मोहम्मद वेनसाम आपको इसके प्रेसिडेंट देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट बात करेंगे भूपेंद्र यादव जी के बारे में। इन्होंने वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट को एड्रेस करने का काम किया। तो 12th एडिशन वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट कहाँ पर हो रही है? दुबई में हो रही है। ये 12th एडिशन है। 4 दिन तक ये समिट चलने वाली है, 10 फरवरी से 13 फरवरी के बीच में, जिसमें अलग अलग देशों के जो लीडर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, वो सभी यहाँ पर आएंगे और डिसाइड करेंगे कि हाउ टू रिफॉर्म गवर्नेंस और कैसे हम गवर्नमेंट पे प्रोग्रेस ला सकते हैं। और ये जो 12th नंबर की वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट है जो कि दुबई में हो रही है, इसकी थीम क्या है? समिट इज शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट। अब यहाँ पे अगर हम वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट के बैकग्राउंड को समझेंगे तो 2013 में इसका फॉर्मेशन किया गया था। 2013 में इसका फॉर्मेशन शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने किया था, जो कि वाइस प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूएई आपको देखने को मिल जाएंगे, रूलर ऑफ दुबई। ठीक है, नेक्स्ट, अब न्यू दिल्ली या इंडिया फॉर द सेकेंड टाइम इंडिया होस्ट कर रहा है 14th एडिशन ऑफ एशियन फिशरी एंड एक्वाकल्चर फोरम। तो एशियन फिशरी एंड एक्वाकल्चर फोरम की मीटिंग कहाँ पर हो रही है? इंडिया में हो रही है, न्यू दिल्ली में हो रही है, और ये 14th एडिशन है। और इंडिया सेकेंड टाइम इस फोरम की मीटिंग को होस्ट कर रहा है। ये जो मीटिंग है वो न्यू दिल्ली में 12 से लेकर 14 फरवरी के बीच में होगी। इसके पहले 8वें नंबर की एशियन फिशरी एंड एक्वाकल्चर फोरम की मीटिंग कोची केरला में 2007 में हुई थी। अब एशियन फिशरी एंड एक्वाकल्चर फोरम की जो मीटिंग है वो हर 3 साल में आपको देखने को मिलेगी। जो लास्ट 13वें नंबर की मीटिंग थी 2019 में हुई थी, वो ताइवान में हुई थी। अब इंडिया के बारे में
बात करें तो इंडिया वर्ल्ड में तीसरे नंबर पे आता है लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसर, सेकंड नंबर पे आता है लार्जेस्ट एक्वाकल्चर नेशन, और आपको ये भारत जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ श्रिम्प मिलेगा, झींगा मिलेगा इन द वर्ल्ड। क्लियर है। ना बात हो रही है यहाँ पे 14th एडिशन ऑफ एशियन फिशरी एंड एक्वाकल्चर फोरम के बारे में। इस मीटिंग को ज्वाइंटली ऑर्गेनाइज कर रहा है एशियन फिशरी सोसाइटी along with the Department of Fishery, Government of India and Indian Council of Agriculture Research न्यू दिल्ली मिलके इसे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। ये 14th एडिशन है। इसकी थीम है ग्रीनिंग द ब्लू ग्रोथ इन एशिया पैसिफिक। थीम क्या है? ग्रीनिंग द ब्लू ग्रोथ इन द एशिया पैसिफिक। नाउ बात करते हैं एशिया फिशरी सोसाइटी के बारे में। इसका फॉर्मेशन 1984 में कुआलालंपुर मलेशिया में हुआ था। नेक्स्ट बात करेंगे इंडिया एंड द 2025 पैरा आर्चरी एशिया कप। अब पैरा आर्चरी एशिया कप 2025 कहां पर हुआ था, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि ये टूर्नामेंट कहां पर हुआ, पैरा आर्चरी एशिया कप 2025। मेडल टैली में इंडिया आपको टॉप पर देखने को मिल जाएगा। टोटल 27 जो आर्चर्स है हमारे देश के, उन्होंने इस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया था। भारत को 12 मेडल मिले हैं, जिसमें से 6 गोल्ड मेडल हैं, 3 सिल्वर मेडल है और 3 ब्रोंज मेडल आपको मिल जाएंगे। 2 से 11 फरवरी के बीच में ये बैंकॉक में हुई थी। आप देख सकते हैं मेडल टैली में टॉप पर इंडिया, सेकंड नंबर पे थाईलैंड और थर्ड नंबर पे इंडोनेशिया आपको देखने को मिल जाएगा। इंडिया के पास 12 मेडल है, जिसमें से 6 गोल्ड मेडल आपको मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं चीफ प्रीस्ट ऑफ राम मंदिर इन अयोध्या। तो अयोध्या राम मंदिर के चीफ प्रीस्ट थे आचार्य सत्येंद्र दास। ही पास्ड अवे, इनका निधन हो चुका है। और जब बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन हुआ था, बाबरी मस्जिद को 1992 में जब तोड़ा गया था, उस समय भी जो चीफ प्रीस्ट थे वो यही थे, आचार्य सत्येंद्र दास, और इनका निधन हो गया है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि आचार्य सत्येंद्र दास जिनका निधन हो गया है वो क्या थे, तो ये चीफ प्रीस्ट थे श्री राम जन्मभूमि टेम्पल के। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर एक पर्सन के बारे में, हो सकता है बहुत सारे लोग जो कि फाइनेंस से रिलेटेड न्यूज से एसोसिएटेड रहते हैं या जिनको फाइनेंस इन्फ्लुएंसर पसंद है, तो आप लोगों ने एक नाम सुना होगा जिनका नाम है शरण हेगड़े। ये है शरण हेगड़े और इनकी एक कंपनी है जिसका नाम है द 1% क्लब। कंपनी का नाम क्या है? द 1% क्लब। और ये पहली फिन इन्फ्लुएंसर कंपनी बन गई है जिसको सेबी ने RIA लाइसेंस दिया है। ठीक है, तो द 1% क्लब लीड बाय द शरण हेगड़े हैज अचीव अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन बाय सिक्योरिंग द सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टर एडवाइजर लाइसेंस। ठीक है, सेबी ने रजिस्टर्ड इन्वेस्टर एडवाइजर लाइसेंस किसे दिया है? द 1+ क्लब को दिया है, द 1% क्लब को दिया है। और इस कंपनी के फाउंडर कौन है? आंसर हो जाएगा शरण हेगड़े हैं, जो कि एक इन्फ्लुएंसर है। इसलिए बोला जा रहा है कि ये पहली कंपनी है जो कि किसी इन्फ्लुएंसर के द्वारा लीड की जा रही है, जिसको ये लाइसेंस यहाँ पर सेबी के द्वारा दिया गया है। क्लियर है? द 1% क्लब कैन नाउ लीगली ऑफर पर्सनलाइज फाइनेंशियल एडवाइस एंड सर्विसेज। ये फाइनेंशियल एडवाइस और सर्विसेज आपको प्रोवाइड करेगा। क्लियर है? अब यहाँ पे देखो कुछ कंडीशंस होती हैं जब आपको एक RIA मतलब रजिस्टर्ड इन्वेस्टर एडवाइजर लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है। तो पहला कंडीशन तो ये होती है कि आपके जो नेट वर्थ है वो 25 लाख से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर अगर बात करते हैं तो इनके पास जितना ये असेट मैनेज कर रहे हैं, जितने लोगों का एडवाइस कर रहे हैं, तो ये 750 करोड़ रुपए के असेट को अभी फिलहाल में मैनेज करने का काम कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे RIA के लाइसेंस के लिए आपको 6 मंथ का इवोल्यूशन होता है। कंपनी की पोजीशन देखी जाती है, आप किस तरीके से टेक्नोलॉजी को एक्सपांड कर रहे हैं और क्या आप लो कॉस्ट इफेक्टिव एडवाइजरी प्रोवाइड कर रहे हैं या नहीं। तो ऐसे कुछ इवोल्यूशन होते हैं जिसके बाद यहाँ पे RIA लाइसेंस सेबी के द्वारा दिया जाता है। एज ऑफ नाउ मतलब जनवरी 2025 तक भारत में 1300 कंपनी है जिनके पास RIA लाइसेंस है। क्राइटेरिया क्या होता है कि कंपनी या जो फर्म है जिसको लाइसेंस दिया जा रहा है वो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में होना चाहिए। क्वालिफिकेशन, जो इस कंपनी का एक डायरेक्टर या पार्टनर है, मिनिमम ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में। और यहाँ पे प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन जैसे कि CFA मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए। और नेट वर्थ जो है वो 25 लाख रुपए होनी चाहिए, तभी आपको RIA लाइसेंस यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। इतना मैटर क्लियर हो गया है? ठीक है, चलिए अगली कहानी को यहाँ पे हम समझते हैं। नेक्स्ट है इंडियन नेवीज फर्स्ट ट्रेनिंग स्क्वाड्रन डॉक एट चांगी नेवल बेस। तो चांगी नेवल बेस आपको सिंगापुर में देखने को मिल जाएगा। और इंडियन नेवी का फर्स्ट ट्रेनिंग स्क्वाड्रन जिसमें आपको INS सुजाता, INS शार्दुल और ICGS वीरा देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, और इसने कहां पर अभी डिप्लॉयमेंट किया है? साउथ ईस्ट एशिया के चांगी नेवल बेस मतलब सिंगापुर में डिप्लॉय किया है। इस विजिट का पर्पस क्या है? द विजिट एम टू इनहांस मैरीटाइम कोऑपरेशन एंड द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। क्लियर?
चलिए नेक्स्ट बात करेंगे क्लब एस मिसाइल सिस्टम के बारे में। ये रशिया की मिसाइल सिस्टम है, लेकिन इंडिया इसको खरीद रहा है, इंडिया इसको प्रोक्योरमेंट कर रहा है, इसलिए हमें इस मिसाइल सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए। तो इंडिया रिसेंटली रीच एन एग्रीमेंट विद रशिया टू एक्वायर द क्लब एस मिसाइल सिस्टम। ठीक है, इंडियन नेवी सबमरीन फ्लीट के लिए क्लब एस मिसाइल सिस्टम हम रशिया से एक्वायर कर रहे हैं। इसे रशियन डिफेंस कंपनी एनपीओ नोवेटर ने तैयार किया है। और इंडिया जो रशियन यहाँ पे रशियन डिफेंस सिस्टम है, रशियन नेवी इसे 1994 से इस्तेमाल कर रही है। क्लब को हम कैलिबर के नाम से भी जानते हैं। ये 400 किलोग्राम वॉरहेड को कैरी करने में कैपेबल होगा। ये सरफेस में जो भी शिप्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करने में कैपेबल होगा, और 300 किलोमीटर तक इसकी रेंज आपको मिल जाएगी। ठीक है, टर्मिनल फेज पे ये आपकी सुपरसोनिक स्पीड में आपको मिल जाएगा, जिससे एनिमी इसको इंटरसेप्ट भी नहीं कर पाएंगे। तो क्लब एस मिसाइल सिस्टम किसका है? रशिया का है। और इंडिया अपने जो सबमरीन या इंडियन नेवी जो सबमरीन फ्लीट्स है उसके लिए से परचेस कर रही है फ्रॉम रशिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है रिवाइज्ड मार्केट इंटरवेंशन स्कीम गाइडलाइन। देखिएगा, हमारे देश में 22 ऐसी क्रॉप्स हैं, ऐसी फसलें हैं जिनको एमएसपी में प्रोक्योरमेंट किया जाता है, मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस में। लेकिन कई सारी ऐसी फसलें हैं जिनके लिए एमएसपी डिफाइन नहीं है। तो ऐसी फसलें जिनके लिए एमएसपी डिफाइन नहीं है, अलग अलग एग्रीकल्चर, चाहे आपकी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हो या फिर हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स हो, जिनके लिए एमएसपी को डिफाइन नहीं किया है, अगर कोई राज्य सरकार उसको प्रोक्योर करना चाहती है, खरीदना चाहती है, जैसे कि टमाटर है, प्याज है, आलू है, उसके लिए यहाँ पे मार्केट इंटरवेंशन स्कीम को इंट्रोड्यूस किया गया था। लेकिन कंडीशन ये है कि मार्केट इंटरवेंशन स्कीम को तभी अप्लाई किया जाता है कि इस साल टमाटर की जो प्राइस है वो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 10% कम हो। ऐसा नहीं है कि अभी मार्केट के प्राइस बहुत ज्यादा और स्टेट गवर्नमेंट उसको प्रोक्योर कर ले तो मार्केट में वापस से क्या आ जाएगा? इन्फ्लेशन आ जाएगा, महंगाई आ जाएगी। तो यहाँ पे मार्केट इंटरवेंशन स्कीम को तभी इंप्लीमेंट किया जाता है जब इसकी जो बेस प्राइस है या अभी का जो प्राइस है वो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 10% आपको कम देखने को मिल जाएगा। क्लियर है, मिनिमम रिडक्शन 10% होना चाहिए। अब गवर्नमेंट ने यहाँ पर जो मार्केट इंटरवेंशन स्कीम की गाइडलाइन है उसको रिवाइज किया है। पहले गाइडलाइन से कहती थी कि कोई भी स्टेट 20% तक प्रोक्योरमेंट कर सकता है, लेकिन अभी 20 से बढ़ाकर 25% कर दिया है। तो गवर्नमेंट हैज रिवाइज्ड द मार्केट इंटरवेंशन स्कीम गाइडलाइन, increasing the procurement limit from 20% to 25% and expanding procurement agencies। ये यहाँ पर चेंजेस किए गए हैं। चलिए आज की लास्ट न्यूज हम देखेंगे, उसके बाद फिर हम एमसीक्यू देखेंगे और रिवीजन भी देखेंगे कि कल हमने कौन कौन से करंट अफेयर्स को पढ़ा था। ठीक है, अब यहाँ पर एक डायरेक्टर हैं जिनका नाम है वर्षा भारत। वर्षा भारत की पहली डेब्यू या पहली फिल्म आई है जिसका नाम है बैड गर्ल। ठीक है, तो वर्षा भारत डायरेक्टोरियल डेब्यू बैड गर्ल। बैड गर्ल को रिसेंटली नेटवर्क फॉर प्रमोशन ऑफ एशियन सिनेमा अवार्ड दिया गया है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रोटरडैम नीदरलैंड 2025 में। ठीक है, बैड गर्ल जो है इसे 2025 का अवार्ड मिला है। 2019 में मतलब जो लास्ट अवार्ड इस कैटेगरी में मिला था वो एक तमिल फिल्म को मिला था जिसका नाम है नासी, और इसके प्रोड्यूसर आपको अनुराग कश्यप देखने को मिल जाएंगे। क्लियर है, चलिए अब बात करते हैं 12 फरवरी को हमने कौन कौन सी बातें पढ़ी थी। मैंने आपको बताया था कि 12 फरवरी को हम नेशनल प्रोडक्टिविटी डे सेलिब्रेट करते हैं। इसकी थीम है फ्रॉम आइडियाज टू इम्पैक्ट, प्रोटेक्टिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फॉर कॉम्पिटिटिव स्टार्टअप। ठीक है, इसको हमने देखा था। फिर हमने देखा था कि पीएम मोदी ने इंडिया एनर्जी वीक को इनॉग्रेट किया है, वर्चुअली इनॉग्रेट किया है क्योंकि वो फ्रांस गए हुए हैं घूमने के लिए, विजिट के लिए नई दिल्ली में। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस को इनॉग्रेट किया था यूनानी डे पे, और 11 फरवरी को हम यूनानी डे सेलिब्रेट करते हैं। इंडिया का टारगेट है कि हम लिम्फेटिक फाइलेरिया को एलिमिनेट कर देंगे 2027 तक। फिर हम लोगों ने पीएम अजय स्कीम के बारे में बात की थी जो कि शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के अपलिफ्टमेंट के लिए, उनके स्किल डेवलपमेंट और रोजगार के लिए काम करती है। एचएएल ने अपना जो हिंदुस्तान जेट ट्रेनी है 36, इसका नाम यशस्वी कर दिया है। नासा का पेंडोरा मिशन जो है वो 2025 तक लॉन्च किया जाएगा, और ये एक्सो प्लेनेट में क्लाउड और वाटर वेपर की सर्च करेगा। फिर यहाँ पे हमने बात की थी कि इंडिया ने एक एचएस कोड इंट्रोड्यूस किया है आपके जीआई टैग राइस एक्सपोर्ट के लिए, और ये आपको 6 डिजिट का कोड देखने को मिल जाएगा। फिर लेबनान के नए प्राइम मिनिस्टर 53 नंबर के प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? नवाब सलाम बने हैं। आईपीएस ऑफिसर दीपक कुमार केडिया, इन्हें सीए इन पब्लिक सर्विस अवार्ड मिला है। दीपक कुमार केडिया को हम सीए इन यूनिफॉर्म के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट हमने बात की थी एक आईआरएस ऑफिसर है जिनका नाम है मेमुन आलम, इन्हें डायरेक्टर इन मिनिस्ट्री ऑफ स्टील बनाया गया है। नोकिया ने जस्टिन होतार्ट को सीईओ अपॉइंट किया, और 1 अप्रैल 2025 से इनका टेन्योर स्टार्ट हो जाएगा। कोल इंडिया को गोल्डन पिकॉक अवार्ड मिला है अंडर द सीएसआर इनिशिएटिव, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी इनिशिएटिव।
फिर आरबीआई ने 9 मेंबर की एक वर्किंग ग्रुप की कमेटी बनाई है जो कि फाइनेंशियल मार्केट ट्रेडिंग टाइमिंग को रिव्यू करेगी। फिर आरबीआई ने बैंक.इन और fin.in दो नए डोमेन को लॉन्च किया है। फिर सेबी ने कहा है कि आपके जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो भी एल्गो ट्रेडिंग कर सकते हैं 1 अगस्त 2025 से। फिर भारत बायोटेक की फर्म है जिसका नाम है बायोवेट, इन्होंने लंपी स्किन डिसीज के लिए वैक्सीन को रेडी किया है जिसको सिडिस्को के द्वारा लाइसेंस भी मिल चुका है। इस वैक्सीन का नाम है बायो लंपी वैक्सीन। फिर रेयर बॉम्बे ब्लड ग्रुप के बारे में हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिटेल में बात की थी और मैंने आपको बताया था कि इसमें ए, बी और एच एंटीजन नहीं होते। फिर बांग्लादेश ने ऑपरेशन डेविल हंट को लॉन्च किया है टू काउंटर द पॉलिटिकल वायलेंस। और रियल मैड्रिड के एक लीजेंड फुटबॉलर रहे हैं ब्राजील के जिनका नाम है मार्सेलो, इन्होंने रिसेंटली रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। तो ये सारी बातें हमने 12 तारीख के करंट अफेयर्स में देखी थी। चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को, लेकिन एमसीक्यू फॉर्मेट में हम सारी बातें देखने वाले हैं। द थर्ड एडिशन ऑफ काशी तमिल समागम इज हेल्ड टू फ्रॉम द सॉरी इज टू बी हेल्ड फ्रॉम द 15th ऑफ फेब। 15 फरवरी से काशी तमिल समागम होने वाला है। इसकी थीम क्या है, और ये आपका थर्ड एडिशन है, तो इसकी थीम मिल जाएगी आपको सेज अगस्त्यार। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 15 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है। What is the name of sport drink recently launched by the Reliance Consumer Product? तो रिलायंस के द्वारा एक स्पोर्ट ड्रिंक को लॉन्च किया है जो केवल और केवल 10 रुपए में अवेलेबल होगी। आंसर हो जाएगा स्पिनर। क्या नाम है इसका? स्पिनर है। तो रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट ने रिसेंटली एक स्पोर्ट ड्रिंक को लॉन्च किया जिसका नाम है स्पिनर, जो कि अफोर्डेबल प्राइस में है, 10 रुपए में है। और इनका टारगेट है कि अपने इस बेवरेजेस को अप टू $1 बिलियन तक लेकर जाना है नेक्स्ट 3 इयर्स में। स्पोर्ट ड्रिंक जो है इसको को क्रिएट किसने किया है? फॉर्मर श्रीलंकन क्रिकेटर जिनका नाम है मुथैया मुरलीधरन। ठीक है, अब इस ड्रिंक ने अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए आईपीएल फ्रेंचाइजी जैसे कि लखनऊ सुपर जायंट, सनराइजर हैदराबाद, पंजाब किंग, गुजरात टाइटन और मुंबई इंडियंस के साथ एमओयू या एग्रीमेंट ब्रांड पार्टनरशिप साइन की है। और ये अलग अलग फ्लेवर्स में लेमन ऑरेंज और निट्रो ब्लू में आपको ये अवेलेबल हो जाएगी। नेक्स्ट, इन फरवरी 2025 व्हाट अमेंडमेंट हैज बीन मेड टू कस्टम टैरिफ एक्ट बाय द इंडिया फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन। तो हम लोग ने कस्टम टैरिफ एक्ट के बारे में बात की थी और इसी के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया है एचएस कोड फॉर जीआई रिकॉग्नाइज राइस। नेक्स्ट है विच चैंपियनशिप टाइटल डिड पंकज आडवाणी रिसेंटली विन एट द यशवंत क्लब इन मध्य प्रदेश? तो यशवंत क्लब कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। और पंकज आडवाणी ने रिसेंटली 36 नंबर की नेशनल स्नूकर चैंपियनशिप को जीतने का काम किया है। ऑप्शन नंबर सी। विच स्टेट विल होस्ट द 39th एडिशन ऑफ नेशनल गेम्स? आंसर हो जाएगा मेघालय इसे होस्ट करेगा 2027 में। द स्पोर्ट्स हाइड्रेशन ड्रिंक स्पिनर was co-created by Reliance Consumer Product Limited and which श्रीलंकन क्रिकेट लीजेंड? तो स्पिनर को किसने को क्रिएट किया है? तो हमने देखा था यहाँ पे मुथैया मुरलीधरन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। What is the name of Asia's first hyper realistic life size animatronic elephant? इसका नाम क्या है? एली है। ठीक है, ऑप्शन बी। एंड दिस इज योर क्वेश्चन ऑफ द डे। यहाँ पे फॉल्स मतलब गलत स्टेटमेंट आपको आइडेंटिफाई करना है अबाउट इंडियाज फर्स्ट ऑटोमेटेड बायोमेट्रिक वेस्ट ट्रीटमेंट रिग। ठीक है, इसे डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने एम्स न्यू दिल्ली में लॉन्च किया है। इसका नाम प्रगति है, इसे डीआरडीओ ने डेवलप किया है। कौन से स्टेटमेंट गलत है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, मैंने कहानी को आपको समझा दिया है। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे सभी करेंट अफेयर्स इन डिटेल। आई होप आपने एंजॉय किया होगा सेशन। आई होप आपको पसंद आया होगा सेशन। तो एक बार जल्दी से लिंक को शेयर कर देंगे और लाइक बटन पे क्लिक करना तो बिल्कुल नहीं भूलेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।